Hello, Namaste everyone. This is Rohan. I welcome you to the Civils Coach and this is very long waited video. ये जो वीडियो का सेशन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ हार्डली 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे के बीच में मैं इसको समअप कर दूँगा। ये जो वीडियो है मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में बनेंगे। बहुत आसान लैंग्वेज में बनाया है मैंने इसको एंड ये गवर्नमेंट का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, बहुत ऑथेंटिक, लेजिटिमेट, बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट इसको माना जाता है। हार्डली 2% यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इसके बारे में पता है कि ये करना होता है। लोगों को बस पता है कि गवर्नमेंट का जो बजट सर्वे होता है वो करना पड़ता है, लेकिन ये और एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ से आपको डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड इसके मैंने नोट्स बनाए हैं। ये बहुत जगह ना यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने इसको कवर भी किया है, लेकिन क्या है ना कि बस 12-13 स्लाइड्स में कुछ कवर कर दिया, 20 मिनट में ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। इसको डिटेल में कवर करना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट का नाम है दोस्तों द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। इससे डायरेक्ट आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट, मतलब 10 मार्क्स, डेफिनेटली 10 से 12 मार्क्स आपके बनेंगे यहाँ से। दिस इज सिविल्स कोच, आई वेलकम यू अगेन। एंड ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको कैसे मिलेगा ये वीडियो में ही मैं बीच में, लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में कभी भी बता सकता हूँ। प्लीज़ वॉच द वीडियो लास्ट तक एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। एंड ऑल्सो कमेंट में अपनी कुछ भी क्वेरीज आप प्रीलिम से रिलेटेड डाल सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन रिलेटेड, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एक्चुअली प्रीलिम्स बहुत पास आ रहा है, 39 days लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स, स्टिल आई विल रिप्लाई। एंड लेट्स स्टार्ट। तो इसको डिटेल्ड में मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पर ही मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए कि डिटेल्ड प्रेसिडेंशियल एड्रेस इस पीडीएफ का नाम ही है। डिटेल्ड इसलिए लगाया मैंने क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत उसको शॉर्ट करके कुछ भी बना दिया है। तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़िए, आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। अभी फर्स्ट, और इसमें ना ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं 26 जन के आसपास अपना वो राष्ट्र को संबोधित करते हैं, अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस करते हैं। वो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसने गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर आगे गवर्नमेंट क्या करने वाली, ये सब उनके उसमें होता है ये एड्रेस में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज़ महाकुंभ। मैंने इसके अलग से नोट्स बनाए, ये सारे बहुत मेहनत के बाद ये नोट्स बने हैं। आई होप आप इस हार्ड वर्क के साथ जस्टिस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। सो महाकुंभ हेल्ड इन प्रयागराज फ्रॉम, ये डेट था महाकुंभ जब स्टार्ट से ये एंड तक का ये डेट है। डेट, इट इज़ लार्जेस्ट पीसफुल कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स ऑन द अर्थ ड्यूरिंग विच पार्टिसिपेंट्स टेक अ डिप इन सैक्रेड रिवर। इसके बारे में डिप मतलब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, डिप इन सैक्रेड रिवर ये सब जहाँ पर एक्सप्लेनेशन लगता है मैं वहाँ पर आपको बताता चलूँगा। और इसमें ना 4 डिफरेंट प्लेसेस के यहाँ पर गैदरिंग होती है। एक तो हरिद्वार है, वो रिवर गंगा के बैंक्स पर है। उज्जैन है शिप्रा रिवर के ऊपर। नासिक है गोदावरी रिवर के ऊपर। गोदावरी को ही दक्षिण गंगा बोला जाता है, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड कैपेसिटी के हिसाब इसके लिए। प्रयागराज में वो फेमस विच इज़ ऑन द कॉन्फ्लुएंस, मतलब संगम, कौन सा, गंगा यमुना एंड मिथिकल इनविजिबल सरस्वती नदी। एंड ये कुंभ के ना डिफरेंट टाइप्स है। कुंभ मेला जो सेलिब्रेटेड 4 times ओवर अ कोर्स ऑफ 12 years, मतलब कितना, 4 times ना, सो 3 साल में एक बार। फिर एट हरिद्वार एंड प्रयागराज अर्ध कुंभ मेला इज़ हेल्ड एवरी 6th year। अर्ध कुंभ मेला, ये भी ध्यान रखिए, ये ऐसे पूछ सकते हैं लाइक मैच द फॉलोइंग कि कुंभ मेला फिर अर्ध कुंभ मेला इतने टाइम में सेलिब्रेट करते हैं ऐसे, और मैच द फॉलोइंग ऐसे बोल सकते हैं। फिर महाकुंभ मेला जो अभी इस साल हुआ, सेलिब्रेटेड एट प्रयाग आफ्टर 144 years, दैट इज़ आफ्टर 122 पूर्ण कुंभ मेलाज, सॉरी 12 पूर्ण कुंभ मेलाज। एंड देन माघ कुंभ, इट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन मंथ ऑफ माघ। ये माघ महीना किस में आता है, जैन या फेब, इसका अर्थ होता है। हिस्ट्री ऑफ कुंभ मेला, ये क्या है कुंभ मेला, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये ट्रांसक्राइब्ड बाय आदि शंकराचार्य
originates from Purana, describing gods and demons battling for a sacred pitcher of Amrit, with Lord Vishnu as Mohini securing it from demons. ये इसकी कहानी है. ओके ये मोहिनी अवतार था भगवान विष्णु का. तो ये मोहिनी अवतार लेकर उन्होंने ये दानवों को फंसा दिया था, मतलब गुमराह किया था, एंड वो सारा अमृत देवताओं को दिया था. एंशियंट ओरिजिन इसका क्या है? ड्यूरिंग मौर्य एंड गुप्ता पीरियड्स द कुंभ मेला began as small gathering of pilgrims from across Indian subcontinent. हर्षवर्धन किंग जो थे of पुष्यभूत डायनेस्टी started the organization of Kumbh Fair at Prayagraj. UNESCO in 2017 recognized as an intangible cultural heritage. ये बस इतना ही था कि ये बस नाम ध्यान रखिए. हर्षवर्धन किंग पुष्यभूत डायनेस्टी उन्होंने इसका स्टार्ट किया था प्रयागराज में, एंड यूनेस्को ने 2017 में इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये डिक्लेयर कर दिया 2017 में. ओके लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि एक दो वीडियोस है. अगर आप चैनल पर नए हैं तो बहुत सारे लोगों ने ना चैनल पर जो पुराने लोग हैं तो उनको पता है मैजिक नोट्स के वगैरह बारे में. प्लीज़ डोंट वीडियो को आगे मत लीजिए, फिर भी सुनिए जस्ट 30 सेकेंड्स. तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप इस चैनल पर जाइए एंड ये वीडियो के ना वीडियो सेक्शन में जाके बस शुरुआत के अभी जो रिसेंट वाले भी अपलोड्स है उसमें ना ये वीडियो है. इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिए. इस वीडियो का नाम है VIP वीडियो. ओके VIP वीडियो. यहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे 82 मार्क्स एक मैजिक सोर्स से आए हैं. वहाँ पर प्रूफ दिया है मैंने, सॉलिड प्रूफ. मैं आपको डेफिनेटली इसको रेकमेंड करूँगा. बहुत अच्छे से ये वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए. 10 मिनट्स का वीडियो है बस. मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए. अगर आप एक ऑनेस्ट हार्डवर्किंग स्टूडेंट है तो आपको बहुत अच्छा एक सोर्स मिल सकता है. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. 82 मार्क्स मतलब मोर देन 42-45 क्वेश्चंस उस सोर्स से आए हैं. एंड 2024 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसके लिए करंट अफेयर्स भी मैंने बनाया है. करंट अफेयर्स ऐसे नहीं होता कोई विजन का PT कर लिया, किसी का कंपास कर लिया, किसी का उड़ान मैगज़ीन, प्रयास मैगज़ीन, पता नहीं कैसे कैसे मैगज़ीन्स. ऐसे मैगज़ीन्स कर कर करंट अफेयर्स नहीं होता. वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे. आपका करंट अफेयर्स हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए कि जीवन में कभी भी एकदम आसान काम करके कोई बड़ा चीज़ हासिल नहीं होती. तो कुछ तो डिफ़िकल्ट ही करना पड़ता है. सोने को भी थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर से गुजरना पड़ता है उसको शेप लाने के लिए, या फिर गोल्ड वगैरह, डायमंड, ये सब. तो ये करंट अफेयर्स मैंने बनाया है पूरे 14 महीने, जैन 2024 से लेकर फेब 2025 तक, पूरे साल. ये 14 महीने मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड PIB की समरीज़ इसको जोड़कर ये करंट अफेयर्स कंपाइलेशन बनाया है. हार्डली 200 पेज में, एग्जैक्ट 200 पेज में ये है करंट अफेयर्स. बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है. तो ये वाला भी वीडियो आप ज़रूर देखिए चैनल पर जाकर. शुरुआत के 4-5 वीडियो में ही आपको मिल जाएगा. बहुत ध्यान से देखिए आप वीडियो को लास्ट तक. ओके आपका प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का टेंशन यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है. ओके लेट्स कंटिन्यू टू आवर लेक्चर. डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने जिक्र किया. तो उनका ना देहांत हो गया था 26 दिसंबर 2024 को. तो उनके बारे में थोड़े हमें जानना चाहिए कि ही हेल्ड क्रिटिकल पोजीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस उन्होंने हेल्ड की, लाइक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, RBI गवर्नर थे वो, चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन थे. फिर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, LPG रिफॉर्म्स हम उसको बोलते हैं. तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 के टाइम्स पर. ये हर्षद मेहता केस भी हुआ था 1992 में, जो SBI का फ्रॉड केस हुआ था. तो ये LPG रिफॉर्म्स 1991 के क्या थे? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, BOP क्राइसिस. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारे देश के होते हैं वो बस 15 डेज़ के इंपोर्ट के लिए काफ़ी होंगे, इतने ही बचे थे. प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे एंड अलॉन्ग विद फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये LPG रिफॉर्म्स को लाया. एंड इसको ही राव मनमोहन मॉडल भी बोला जाता है. इससे हमारा देश क्राइसिस से निकला
एंड दैट्स इट, इतना ही पढ़ना था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में. देन नेक्स्ट इज़ ओके फिफ्थ. थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आई थिंक आगे कवर किया होगा. ओके फिफ्थ पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है. तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नॉट स्पॉन्सर्ड. स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा देती है, लेकिन बस सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो डायरेक्ट 100% जो फंडिंग आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आता है. एंड ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज अक्रॉस इंडिया. ये इनकम सपोर्ट बस ध्यान रखिए कि 6,000 एनुअल दिया जाता है. 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती है, मतलब 4 महीने में 2,000 रुपये दिए जाते हैं हर 4 महीने में. एंड इसके एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, नॉट ऑल फार्मर्स, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स. ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है. बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन वो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा किया जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस नहीं करता. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज़ धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष कैंपेन. ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फ्रॉम हज़ारीबाग झारखंड ऑन 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर के क्या होता है? द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. देखिए स्पॉन्सर्ड मतलब स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपना हिस्सा अपना कंट्रीब्यूट करेंगे. व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष कैंपेन? एट टू डू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ 63 ट्राइबल विलेजेस. ये थोड़ा आंकड़ा ना ध्यान रखिए. आयुष्मान भारत स्कीम नेक्स्ट. ये इसका किस लिए है? 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स एज्ड 70 ईयर्स एंड अबव will receive health insurance with a health cover of ₹5 lakh per year. And secondary and tertiary care not primary. ओके ये बस सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर के लिए है. और एक बात ध्यान रखिए कि जो मैंने ऊपर जो 2 वीडियोज़ की स्लाइड दिखाई ना कि वो VIP वीडियो एंड करंट अफेयर्स के वीडियो, उसके ना लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा. एंड टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे डेली अपडेट्स मैं वहाँ पर देता रहता हूँ. ओके एंड टेलीग्राम पर 10,000 मेंबर्स क्रॉस हो चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट इतने कम समय में. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू. नेक्स्ट PM मुद्रा योजना. मुद्रा योजना मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. ये मुद्रा का क्या होता है ना कि ये इनका काम है कि टू एम्पावर नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस बाय प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख. बट इन यूनियन बजट ये 2000 पहले ना 10 लाख का लिमिट था, लेकिन इस भी यूनियन बजट 2024-25 में ना उसको एक्सटेंड कर दिया 20 लाख तक. ये लोन्स देते बस फार्मर्स के लिए नहीं है. फार्मर्स के लिए बहुत काम कर लिया अभी, मतलब इतना भी नहीं कर लिया, लेकिन ये जो नॉन फार्म ये होते थे या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनके लिए थोड़ा काम करना बाकी था, इसलिए ये मुद्रा स्कीम लाएगा. एंड द अनाउंसमेंट हैज़ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू लोन कैटेगरी. कुछ लोन की कैटेगरीज़ है यहाँ पर मैं नीचे दिखाऊंगा. अभी ये तरुण प्लस ऐसे एक कैटेगरी और एक ऐड कर दी है, डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर दोज हु हैव प्रीवियसली अवेल्ड एंड सक्सेसफुली रीपेड लोन्स अंडर तरुण कैटेगरी. मतलब जिन लोगों ने ना, जो पहले लोग तरुण कैटेगरी में थे उन्होंने लोन लिया एंड फिर उस लोन को रीपे भी किया, तो उनके लिए ये तरुण प्लस कैटेगरी है. एंड उनको ये 20 लाख तक का लिमिट है, उनको ये यहाँ तक के लोन्स उनके ग्रांट हो सकते हैं. अभी मुद्रा लोन में ना ये 4 कैटेगरीज अभी तो है, 4 कैटेगरीज ही है. तो शिशु कैटेगरी फर्स्ट, इसमें ना लोन्स कवरेज मिलता है 50,000 तक का. फिर किशोर कैटेगरी है 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है. तरुण कैटेगरी है उसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का. एंड तरुण प्लस में है 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लिमिट है लोन्स अवेल करने की बात कर रही है. PM विद्या लक्ष्मी स्कीम है. sorry for the stammering. PM Vidya Lakshmi scheme, I think it's very important scheme guys, look carefully. ये CSE 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. एक तो ना स्टार मार्क करते चलिए, इसको मुझे लगता है कि स्टार मार्क करना चाहिए. जस्ट सेकेंड. डिज़ाइंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट
assistance to meritorious students for higher education. It aligns with national education policy and offers collateral free, guaranteed free loans to students. And इसका eligibility criteria क्या है? Students enrolled in institutions ranked within the top 100 by National Institution Ranking Framework and those in 101 to 200 from state government and all सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. बस पीएम विद्या लक्ष्मी का बस वो पूछ सकते हैं कि इसका एक्चुअल में पर्पज़ क्या है. तो इसका पर्पज़ है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन. हमारे एमसीक्यू जब फ्रेम होगा तो वहाँ पर बोल सकते हैं कि जस्ट फॉर द वुमेन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. ओके, तो ऐसा नहीं है, टू ऑल मेरिटोरियस स्टूडेंट, बीट मेल बीट फीमेल. ओके, तो ऐसे हैं. फिर त्रिभुवन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लोकसभा ने बिल पास किया है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025. उसमें बोला है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ है इनको एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने की बात करी गई है. एंड नेम्ड आफ्टर अमूल फाउंडर त्रिभुवन काशीबाई पटेल. ये त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इनके नाम के हिसाब से रखा गया है. द यूनिवर्सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड इन गुजरात में बनेगा ये यूनिवर्सिटी. एंड इसको रजिस्टर कराया है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में. ये सब ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखिए कि ये गुजरात में बनेगा. पीएम ग्राम सड़क योजना, एज द कंट्री सेलिब्रेट सेंटेनरी ईयर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, कैबिनेट अप्रूव्ड 4th फेज़ ऑफ पीएम ग्राम सड़क योजना. गवर्नमेंट ने इसके लिए 70,000 करोड़ रुपीज़ का सैंक्शन दिया है. एंड ये 25,000 हैबिटेशंस मतलब गाँवों को कुछ कनेक्ट करने की बात करेगी. वक्फ प्रॉपर्टीज़, ओके, इसको एक स्टार मार्क करिए, ये आ सकता है. द कंसेप्ट ऑफ वक्फ बोर्ड वॉज फॉर्मलाइज्ड अंडर द वक्फ एक्ट 1954 एंड फर्दर स्ट्रेंथन बाय द वक्फ एक्ट. ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए प्रोनाउंस करना. वक्फ एक्ट 1995. कितना प्रेशर देना पड़ रहा है ज़ुबान को. ज़ुबान या ज़बान क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए. ओके, लेट्स स्टार्ट. वक्फ बोर्ड इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी. क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी? क्योंकि एक्ट से बना है. अगर आर्टिकल से बनता तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्ट से बना है तो स्टैट्यूटरी बॉडी. ये डिफरेंस है. गवर्न बाय मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये मिनिस्ट्री याद रखिए. एंड ये बोर्ड मेंबर्स कौन है थे इसके? एक तो चेयरपर्सन जो होता है इसका, ये अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट होता है. एंड मेंबर्स जो होते हैं उसमें मुस्लिम लेजिस्लेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं. फिर मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, मुतावालीज ये होते हैं, ये मैनेजर्स इनको बोलते हैं. ऑफ वक्फ्स विद एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1 लाख एंड अबाउ. एक्चुअली इस साल का ये बहुत बड़ा पार्लियामेंट का डिसीजन है. वक्फ प्रॉपर्टीज़, ये वक्फ प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो इंडियन रेलवे एंड डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा लैंड देश में इन्हीं के पास है. तो ये लैंड वापस लेने की बात करी गई थी गवर्नमेंट द्वारा. करी गई है. वंस डिजिग्नेटेड एज वक्फ, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड. वक्फ प्रॉपर्टीज़ आर मेंट टू बी परपेचुअल एंड नॉन ट्रांसफरेबल. अभी मैं आज ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था. एक्चुअली ऐसे टाइम पास जब पढ़ाई कर बोर होता है ना, तब थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं ना, तो मैंने स्क्रॉल भी न्यूज़ पेपर ही कर रहा था मैं. तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो एंटिलिया बिल्डिंग है मुकेश अंबानी का, तो वो पहले वक्फ लैंड थी. एंड वो अभी जैसे मैंने बताया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ है ना, ये इसको नॉन ट्रांसफरेबल है. तो ये वहाँ पर एंटिलिया बिल्डिंग कैसे बना? एंटिलिया बिल्डिंग का प्राइस है 4 बिलियन. मतलब कितना, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि $4 बिलियन मतलब इंडियन रुपीज़ में कितना. ओके, ये USD का डॉलर है. हाँ, तो इसका इंडियन रुपीज़ में कितना बनता है आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है. तो नेक्स्ट वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में है. तो रामनाथ कोविंद पैनल है, ये पैनल का नाम याद रखिए आप. इन 1999 क्या था कि एक लॉ कमीशन बना था. इसके 170th रिपोर्ट में रेकमेंड किया था उन्होंने कि 1 टाइम इलेक्शन, 5 साल में बस एक बार ही इलेक्शन हो. ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है ना कि क्या होता है ना कि हर साल इलेक्शन होता है. कभी एक साल में महाराष्ट्र का इलेक्शन होता है, कभी गुजरात का, कभी यूपी का, कभी मिज़ोरम का.
तो ये साल भर ना कभी हर टाइम ये वो इलेक्शन कमीशन है ऐसे ही इलेक्शंस में इन्वॉल्व होता है एंड बिज़ी रहता है। तो ये एक खर्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें वो भी तो देखना पड़ता है। तो ये 170th रिपोर्ट था, उन्होंने बोला था कि 5 साल में सबका इलेक्शन साथ ही हो एंड ऐसे करके हम खर्चा भी वो कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म पद्धति लाया जा सकता है। इन 2015 में ना स्टैंडिंग कमेटी थी, रेकमेंड किया था उन्होंने 2 टाइम इलेक्शंस फॉर होल कंट्री इन 5 years, मतलब 2.5 साल में। ओके, मतलब 30 महीने में एक बार इलेक्शन, 60 महीने का इंस्टेड 60 मंथ्स, सो 30 मंथ्स में एक बार इलेक्शन, मतलब 2.5 साल में, मतलब 5 साल में 2 बार। एंड सेम रिकमेंडेशंस दी थी नीति आयोग ने इन इट्स 2016 का जो उनका पेपर था, को ऑथर्ड बाय विवेक देबरॉय एंड किशोर देसाई। उन्होंने सजेस्ट किया था कि होल्डिंग इलेक्शंस इन 2 cycles ऑफ 30 months। तो ये ऐसा बस 1 nation 1 इलेक्शन के बारे में इतना ही ध्यान रखिए। रामनाथ कोविंद पैनल, ये लॉ कमीशन 170th रिपोर्ट, उन्होंने बोला कि 5 साल में एक बार। फिर नीति आयोग ने बोला कि 5 साल नहीं, 2.5 साल में एक बार। वो नीति आयोग का पैनल था, को ऑथर्ड बाय विवेक देबरॉय, किशोर देसाई। एंड एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी 2015 में, उन्होंने भी 5 साल में 2 बार, मतलब 30 महीने में एक बार ऐसा इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है, खर्चा कम करने के लिए एंड यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। बस इतना ही ध्यान रखिए। ये द गाइडिंग मंत्र ऑफ गवर्नमेंट इज़ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये है। एंड इट्स गोल इज़ द क्रिएशन ऑफ विकसित भारत। बस इतना ध्यान रखिए, इतना ज़्यादा बिग न्यूज़ नहीं थी, बस ये गाइडिंग मंत्र गवर्नमेंट का, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर ना कुछ अलग दे सकते हैं, सबका साथ, सबका प्यार, सबका अनुभव, सबका शिक्षण, ऐसा नहीं, सबका साथ, विकास, विश्वास, प्रयास, ये 4 शब्द ध्यान रखिए। स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती बर्थडे पर। ये 10 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन मार्क कर रहा है अभी। पीएम उज्ज्वला योजना, इसका एम था एलपीजी गैस सिलेंडर देने की फॉर द डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने लॉन्च किया था। अगर प्रीलिम्स में एमसीक्यू बनाते हो, इसका मिनिस्ट्री बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ ये कर सकते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर सकते हैं। ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस नहीं ज़्यादा हम रिलेट कर पाते। महिलाओं को गैस सिलेंडर किसको लगता है? महिलाओं को। तो हमें लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया होगा, तो लेकिन ऐसा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये है इसका। एंड दिस विल बी डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस, बस इतना ही ध्यान रखना है। सौभाग्य स्कीम, सौभाग्य मतलब सहज बिजली हर घर योजना, इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल, ये टारगेट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इसका। एंड इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, दुनिया में 3रे नंबर पर आता है इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में। 8th पे कमीशन, इसको स्टार करिए दोस्तों, ये 3rd थीम है जिसको हम हाईलाइट या फिर स्टार कर रहे हैं। 8th पे कमीशन, वीडियो ध्यान से आखिर तक देखिए, तब जाकर पता चलेगा कि ये पीडीएफ जो आगे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको कैसे मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ से 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे प्रीलिम्स क्रैक करने में, और एक कदम आप आगे चले जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, बस अभी 23 मिनट्स हो चुके हैं, बस 1 घंटा हम कहाँ नहीं टाइम वेस्ट करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। पे कमीशन assesses the pay scales, allowances and benefits for central government employees, taking into account inflation and its impact on remuneration and cost of living। ओके, बस ये पे कमीशन का काम बताया गया है इस लाइन में फर्स्ट में। फिर ये न्यू पे कमीशन जो है वो 10 साल में एक बार इस्टेब्लिश किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, ओके, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर विजन अभ्यास का जो टेस्ट हुआ 6 अप्रैल को, तो उसमें ये पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। और ये जो विजन अभ्यास के पहले ये बना है, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करूं, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर। और भी चीज़ें हैं जैसे कि निष्ठा प्रोग्राम जो CDS में पूछा, जियो साइंटिस्ट में पूछा, तो ऐसी बात है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये ध्यान रखिए। यूजुअली अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हेड्स द पे कमीशन, ये जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं
यूजुअली वो हेड करते हैं इस पे कमीशन को। 10 साल में एक बार होता है पे कमीशन। एंड सिंस 1947 गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश्ड अभी तक 7 पे कमीशन इस्टेब्लिश करे हैं। एंड 7th पे कमीशन वो चेयरमैनशिप वो कौन थे चेयरमैन के? जस्टिस अशोक कुमार माथुर। 7th पे कमीशन 2016 से 26 तक का था। एंड उसकी वजह से ना गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का हुआ। 8th पे कमीशन जो है वो एम्स टू अलाइन गवर्नमेंट सैलरीज विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग सपोर्टिंग एम्प्लॉय वेलफेयर। ऑब्वियसली इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग्स बढ़ रही है, एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर की भी बात करनी पड़ेगी, उनका सोचना पड़ेगा। तभी तो कभी तो गवर्नमेंट की भी सैलरीज बढ़नी चाहिए ना, हम बाहर प्राइवेट में कैसे डिमांड करते हैं। तो इसलिए 8th पे कमीशन लाया गया है। आपको 8th पे कमीशन किसके चेयरमैनशिप के अंडर बनाया गया है ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये नेक्स्ट है। ये बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ये टी.वी. सोमनाथन कमेटी है। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम लेड टू इट्स फॉर्मेशन। एंड इसका इफेक्ट चालू होगा 1 अप्रैल 2025 से, मतलब स्टार्ट हो चुका है अप्रैल फूल के दिन से ही। एंड अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, दैट्स इट। उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। ये मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का स्कीम है। उसके तहत एयरलाइंस हैव टू कैप एयरफेयर्स फॉर 50% ऑफ द टोटल सीट्स एट द रेट, ये रेट है 2500 रुपीज़ पर आवर ऑफ फ्लाइट। और इसके 50% सीट ये एयरलाइंस को रिजर्व करने पड़ते हैं सो दैट कि उड़े देश का आम नागरिक। जन औषधि केंद्र, इसको एक स्टार कर दीजिए। ये इसका एम है टू ऑफर मेडिसिन एट 80% कंसेशनल रेट्स। यहाँ पर बोल सकते हैं कि 100% भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट देते वक्त, यहाँ पर 80% है, ध्यान रखिए। एंड अराउंड 10 to 12 लाख पीपल जन औषधि केंद्र डेली पीपल विजिट, यहाँ पर विजिट वर्ड मिस हो गया। 10 से 12 लाख लोग हर दिन जन औषधि केंद्र को विज़िट करते हैं। एंड ये जो केंद्र है ना ये ऑपरेट करते हैं अंडर पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बस नमो ड्रोन दीदी योजना, ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च्ड, ये इस डिपार्टमेंट में लॉन्च किया है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। क्या स्कीम के नाम भी यार बना रही गवर्नमेंट, नमो ड्रोन दीदी, वाह। एमिंग टू एम्पावर 14,500 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में है। आप GS2 में या फिर GS3 में भी मेंस में हम इसको कोट करेंगे आगे। प्रीलिम्स क्रैक करते ही आगे का प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले। प्रीलिम्स फेल नहीं होना है दोस्तों किसी भी हालत में। प्रीलिम्स के ऊपर मैं एक लास्ट 35 या लास्ट 30 डेज़ का प्लान बताऊंगा, उसमें लास्ट के दिनों में कितने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ये भी मैं बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे का भी वीडियो जब भी आएगा आपको एटलीस्ट दिखेगा। देखना है ना देखना फिर वो अब आगे की बात है, लेकिन पहले आए तो सही स्क्रीन पर। ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है विथ यूज़ ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स वेलफेयर। ये बस ड्रोन टेक्नोलॉजी फार्मर्स वेलफेयर इतना ही है। एंड ये वेमेंस को एम्पावर करने की बात करिए, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस ये डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इतना ध्यान रखिए। ये और एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें एक बस पॉइंटर था कि प्रेसिडेंट ने जस्ट एक लाइन बोली थी इनके बारे में कि अवनी चतुर्वेदी है अलॉन्ग विथ भावना कांत एंड मोहना सिंह वेर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम फाइटर जेट पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स। ये 3 देवियों के नाम लिए थे उन्होंने। इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स, ओके इसको स्टार कर दीजिए। पेरिस ओलंपिक्स की बात करिए। इंडिया का रैंक आया लास्ट में कंक्लूडेड 71st रैंक। एंड उसका मेडल टैली जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था और 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया ओलंपिक्स के ऊपर, तो उस साल जो रैंक आया था वो था 48th पोजीशन, नहीं हाँ यस 48th पोजीशन था। लेकिन इस साल वो रैंक हमारा फिसल गया और 71st रैंक आया 2024 के उसमें। और ये ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होता है ऑब्वियसली। और हमारे देश के जो जाबाज विनर्स थे तो फर्स्ट मेडल आया मनु भाकर, ब्रॉन्ज मेडल आया। वुमेन के 10 मीटर एयर पिस्टल का इवेंट था वो
फिर मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह ब्रॉन्ज मेडल आया, वो कंबाइंड मिक्स्ड इवेंट था, मिक्स्ड टीम इवेंट था, सेम 10 मीटर एयर पिस्टल का। फिर स्वप्निल कुसड़े महाराष्ट्र से, पुणे या फिर एक्चुअली मुझे पता नहीं है एक्चुअली, बट महाराष्ट्र से है वो। आई एम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये एक्चुअली ना, ये किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। मेंस का 50 मीटर राइफल का 3 पोजीशंस इसके कॉन्टेक्स्ट में है। इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला मेंस हॉकी। अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल मिला रेसलिंग मेंस 57 kg फ्री स्टाइल इवेंट। एंड फिर नीरज चोपड़ा, उनको सिल्वर मिला। गोल्ड किसको मिला वो आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है। एंड कितना थ्रो था उनका वो भी बोलना है। ये नीरज चोपड़ा मेंस जैवलिन थ्रो, हमें पता है उन्होंने पहले गोल्ड भी जीता है। इनका थ्रो था 89.45 मीटर। द ब्रेव, द वंडरफुल, माई मोस्ट फेवरेट एथलीट विनेश फोगाट रेसलर, उनका आफ्टर रीचिंग द फाइनल इन वुमेन्स 50 kg कैटेगरी वॉज डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग ओवरवेट बाय जस्ट 100 ग्राम्स। ये ना मैं इनके साथ बहुत रिलेट करता हूँ हमेशा, थोड़ा पर्सनल चीज़ बताता हूँ। disqualified for being overweight by 100 grams and disqualified for appearing for the mains for failing in CSAT from just 0.17 marks. My story, ये मेरी स्टोरी, ये इनकी स्टोरी। दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ। और ऐसा मेरे साथ कितना हुआ है? 2 बार। इनके साथ तो 1 बार ही हुआ है, मेरे तो 2 साल गए। एनीवेज लेट्स अब 20 साल क्लियर करते हैं। टू डेट अभी तक इंडिया ने 41 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं और इंडिया नाउ हैज़ ओवर नेक्स्ट टॉपिक है। इंडिया के अब तक 1.5 लाख स्टार्टअप्स है एंड वो एमर्ज कर रहे हैं एज अ पिलर ऑफ इनोवेशन। इंडिया की रैंक है ग्लोबल में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में 2025 में 2nd रैंक है एंड शोकेसिंग लीडरशिप इन AI एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये पब्लिश किया जाता है हर साल बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इन कोलैबोरेशन विद द कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इन सीड बिजनेस स्कूल। ये नाम ध्यान रखिए आप थोड़ा ध्यान से। इंडिया का 2023 में 76 रैंक था, 2024 में 39 रैंक हुआ है। कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है पोजीशन का? 37 पोजीशंस का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंडर है एंड इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रिएटेड अटल टिंकरिंग लैब्स, इन्होंने ये टिंकरिंग लैब्स बनाई एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स टू फोस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग स्टूडेंट्स। इंडिया इज़ होम टू वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, बस ये इसका ये 2 लाइन ध्यान रखिए कि फॉर ऑफरिंग फ्री एक्सेस टू इंटरनेशनल रिसर्च मटेरियल एंड फॉर एनहांसिंग ईज ऑफ डूइंग रिसर्च। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं। ये एक थोड़ा ध्यान रखिए कि ये प्रोनाउंस करने में ना मुझे थोड़ा 1 सेकेंड दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। ओके, क्वैकेरेली सिमॉन्स क्वैकेरेली सिमॉन्स मतलब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 एशिया। तो इंडिया विद 2 इंस्टीट्यूशंस इन टॉप 50। कौन सी इंस्टीट्यूशंस है ये? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आती हैं तो IIT दिल्ली ये 44th पोजीशन है एंड IIT बॉम्बे का 48th पोजीशन है। और 5 इंस्टीट्यूशंस इन टॉप 100, ये IIT मद्रास 56th पोजीशन, खड़गपुर 60th पोजीशन, ISC बैंगलोर है 62nd पोजीशन पर, कानपुर है 67th पोजीशन पर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 81st। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनमें से अगर कोई वॉच कर रहा है तो अगर आप इन्हीं किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इन दिस रैंकिंग 163 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वेर इंक्लूडेड, ये भी चीज़ है। ये फिर नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस, ओके इसको एक बार स्टार कर दीजिए। ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर्मली इनॉग्रेटेड नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस spread across 455 acres located in Rajgir, Bihar, and the site is only 12 km away from the ruins of the ancient Buddhist monastery of the same name. And इसका हिस्ट्री हम थोड़ा पढ़ते हैं। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का
Gupta Emperor Kumaragupta शाक्रादित्य ऑफ गुप्ता डायनेस्टी फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, ये नाम का ध्यान रखिए, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया इन 427 CE इन बिहार एंड इट फ्लरिश्ड फॉर अराउंड सम 600 ईयर्स तक ये चला, काफ़ी फंक्शन किया अच्छे तरीके से। एंड ड्यूरिंग ईरा ऑफ हर्षवर्धना एंड पालास इट रोज टू पॉपुलरिटी। ड्यूरिंग reign of King Harshvardhana, Chinese scholar Yun Sang and Moksa Deva came here and studied for 5 years. And in 670 AD, another Chinese pilgrim, Aizing, visited this Nalanda. The first attack on university was done by Hunaz, Central Asian Tribal groups है ये Hunaz मतलब, ओके तो इनका अटैक हुआ इस यूनिवर्सिटी के ऊपर ड्यूरिंग reign of समुद्रगुप्ता। ये समुद्रगुप्ता का और एक क्या नाम है, बहुत पॉपुलर नाम है, यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, तो आप ना ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। एम्परर कमेंट सेक्शन में जब भी बोलता हूँ ना तो वीडियो बिल्कुल पॉज करना है, गूगल पर जाना है, सर्च करना है, कमेंट में ड्रॉप करना है, फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। ड्यूरिंग हिज रीन एंड द फेमस नालंदा लाइब्रेरी वॉज फाउंडेड, इनके रीन के अंदर ये समुद्रगुप्ता, ये स्कंदगुप्ता के टाइम पर। अ स्पेशल स्पोर्ट्स सेंटर, ये अलग पॉइंटर है, यहाँ पर स्टार देखिए तो अलग पॉइंटर है, ये नालंदा के यहाँ पर ख़त्म, फिर अलग आगे का, जस्ट सेकेंड। ये इसरो का 100th लॉन्च, ये बस एक पॉइंटर ध्यान रखिए। अ स्पेशल स्पोर्ट्स सेंटर फॉर दिव्यांग एथलीट्स हैज़ बीन ओपन एट द ग्वालियर, इतना ही याद रखिए बस। ये इसरो का 100th लॉन्च, ये एक स्टार करिए। इसरो अचीव्ड इट्स हिस्टोरिक 100th लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा यूजिंग GSLV F-15, ये नाम याद रखिए, टू डिप्लॉय NVS-02 सैटेलाइट। ये NVS-02 सैटेलाइट जो है ना इज़ अ सेकेंड सैटेलाइट इन सीरीज ऑफ सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स ऑफ द नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, दैट इज नाविक। The Navik is made up of 7 satellites, 3 in geostationary orbit and 4 in geosynchronous orbit. ये geosynchronous and geostationary के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना, वो कमेंट में ज़रा बताना। ये PYQ है UPSC CSC का 2011 का, ओके। ये बायो E3 पॉलिसी नेक्स्ट, ये बायो E3 क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 3 E's हैं यहाँ पर, that's why bio E3, okay. It aims to foster high performance biomanufacturing, that's it. Credit guarantee scheme for MSMEs, it is an initiative designed to facilitate access to credit for MSMEs by offering a guarantee of loans extended to them by reducing the risk perceived by the lenders. ये MSMEs जो होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको लोन देना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं लेकिन इनको भी लोन देना पड़ता है, गारंटी। ये टारगेट बोरोस कौन है, MSMEs विथ वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, सभी को नहीं, जो वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो MSMEs के हैं उन्हीं को ही ये फैसिलिटी मिल सकती। इसका लोन लिमिट देखिए, अप टू 100 करोड़ का लोन मिल सकता है इनको, एंड फॉर परचेस ऑफ मशीनरी और द इक्विपमेंट। ये लोन की गारंटी कौन लेगा, ये नेशनल क्रेडिट गारंटी है, ट्रस्टी कंपनी है ना, ये 60% गारंटी प्रोवाइड करती है, एंड बचा हुआ 40% वो बाकी गवर्नमेंट देख लेती है। स्कीम ड्यूरेशन क्या है, एप्लीकेबल फॉर द 4 years और अंटिल ₹7 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव गारंटीज इशूड। ये स्कीम अभी बस 4 साल के लिए चलेगा, या फिर 7 लाख करोड़ की जब तक लोन देकर वो उसका गारंटी नहीं इशू होता तब तक ये स्कीम का ड्यूरेशन चलेगा। ओपन नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स, ये अभी कल का जो CDS का 2025 का पेपर हुआ तो उसमें ही पूछा गया है ये, ओके। एंड ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस उसके पहले मैंने बनाया है, तो इसको भी एक बार स्टार कर दीजिए। ये बस इसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिए कि ये 2021 में स्टार्ट हुआ। लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ONDC is a network of interconnected e-marketplaces through which sellers including brands can list and sell their products directly to customers bypassing any middleman or intermediaries. ये Paytm, MyStore,
ई समुदाय वगैरह, ये सब इसके उदाहरण हैं। एंड मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस नाउ टेक प्लेस इन इंडिया। मोर देन 50%, बड़ी चीज़ है देश के लिए। एंड UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू हैज़ रीच्ड ₹200 lakh crores, दैट इज़ $2 trillion अराउंड, सम नॉट $2 trillion। ये भी बताना ज़रा कमेंट में, ये डॉलर में कितना होता है इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एज़ पर PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये डायरेक्ट मैंने PIB से उठाया है सर्च करके। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये इसको कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU इसको पब्लिश करता है। एंड इंडिया ने Tier 1 का स्टेटस अचीव कर लिया इस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। 10 years ago, ये अलग चीज़ है, यहाँ से न्यू पॉइंटर स्टार्ट हो चुका, मतलब यहाँ से ये ख़त्म हो गया। BA स्टार मतलब नया चीज़ चालू हो चुका है। 10 years ago, the budget for capex was around 2 lakh crore rupees, which has now increased to over 11 lakh crore rupees in the last budget। मतलब 10 साल पहले ना बस जो कैपेक्स था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर बस गवर्नमेंट 2 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च करती थी। लेकिन ये जो BJP का रेजिम है उसमें उन्होंने कैपेक्स बढ़ा दिया है। कैपेक्स बढ़ाने का मतलब है कि वो रोड्स ज़्यादा बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा, ब्रिजेस ज़्यादा बनेंगे, स्कूल्स ज़्यादा बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, ये सब ज़्यादा बनेगा। तो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ चुके हैं एंड इससे ये और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना। तो जितने ज़्यादा रोड बनेंगे तब मतलब गांव से शहर तक की कनेक्टिविटी बढ़ गई। गांव का एकदम सीधा साधा मजदूर अब शहर आकर अपनी चीज़ें बेच सकता है। तो ये फिर आगे इतने सालों तक ये अच्छे काम करेगा। ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर ये नेक्स्ट है वाधवन पोर्ट। ये भी आप थोड़ा इसको स्टार कर लीजिए, मुझे पता नहीं क्यों ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले ही ये 2 ही चीज़ है ऐसे प्रेसिडेंट ने बोला। एक तो ये वाधवन पोर्ट है एंड ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ये 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रेसिडेंट ने बात करी थी। बस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ना बस उन्होंने ये बोला वाधवन पोर्ट एंड ये रेल लिंक प्रोजेक्ट, लेकिन हमें ये अंदर का ये पूरा भी तो करना पड़ता है। अभी ये क्या है ये सब मैंने गूगल से निकाला है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो पोर्ट है ना, ये विल रैंक टॉप 10 पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया के पहले 10 बड़े पोर्ट्स में इसका नाम आएगा एंड इंडिया का लार्जेस्ट बनेगा। देखिए कितनी बड़ी न्यूज़ है। ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा एंड ये 13th मेजर पोर्ट है। अभी तक हमारे पास देश में 12 मेजर पोर्ट्स हैं। अगर हो सके तो नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका फेवरेट अगर ये 12 में से कोई पोर्ट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। ये इसको पालघर डिस्ट्रिक्ट में और पालघर महाराष्ट्र में उसको बनाया जाएगा एंड ये जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ मुंबई से एंड इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट डीप वाटर मेगा पोर्ट। द प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड VPPL, a special purpose vehicle formed by Jawaharlal Nehru Port Authority and Maharashtra Maritime Board with shareholding 74 and 26% respectively। बस इतना ही है। बस ध्यान रखिए कि ये दुनिया के पहले 10 पोर्ट्स में आएगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, ये पालघर महाराष्ट्र में बनेगा एंड ये फर्स्ट इंडिया का डीप वाटर मेगा पोर्ट है। बस इतना ध्यान रखिए। इसको किसने बनाया, कितना शेयरिंग है, या ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। इसको स्टार कर दे। ओके 32nd उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ये 1990s में सैंक्शन हुआ था एंड अभी ये जाकर कंप्लीट हो चुका है एंड ये कश्मीर टू कन्याकुमारी इसको देश को कनेक्ट करता है। ये एक्चुअली प्रेसिडेंशियल लाइन का एड्रेस है। ये कैसे कनेक्ट करता है अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन प्रेसिडेंशियल एड्रेस में तो बोला है ये लाइन अंडर, मतलब जो गवर्नमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ये लाइन है उसमें। Under this project, Chenab Bridge has been constructed, which is highest railway bridge in the world, 359 meters above river bed level, and also Anji Bridge भी है वहाँ पर, which is India's first rail cable bridge is construction and its construction also completed under this project। ये अंजी ब्रिज, चेनाब ब्रिज, इसके बारे में ये इम्पॉर्टेंट है। चेनाब ब्रिज ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इन द वर्ल्ड। ये 359 मीटर अबव द सी लेवल है, रिवर बेड लेवल, ओके नॉट सी लेवल। चेनाब रिवर है तो सी कहाँ से आ गया, तो रिवर बेड के लेवल, मतलब अभी यहाँ पर रिवर है तो ये ब्रिज ऐसे ऊपर से जा रहा है तो ये इसका डिस्टेंस है
359 मीटर, बड़ा डिस्टेंस है यार, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया। एंड ये अंजी ब्रिज, ओके, इंडियाज़ फर्स्ट रेल केबल ब्रिज है। फिर शिंकुन ला टनल, इसके बारे में भी आप थोड़ा देखिए। इसको बनाया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने। एंड इट विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, ओके, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, बहुत इंपॉर्टेंट। ensuring all weather year round connectivity between Ladakh to Himachal Pradesh, that is लेह टू मनाली। ये लेह यहाँ पर है एंड मनाली उसके नीचे, इसके बीच में ये डिस्टेंस, ये इसमें ये टनल जोड़ता है। India's airline companies have placed orders for more than 1700 न्यू एयरक्राफ्ट, 1700 नए एयरक्राफ्ट्स की ऑर्डर्स प्लेस करे इंडिया की एयरलाइंस ने। ओवर द पास्ट डिकेड्स द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन द कंट्री हैज़ डबल्ड। ये भी डेटा ध्यान रखिए, इकोनॉमिक सर्वे में भी है ये। इंडियाज़ मेट्रो नेटवर्क हैज़ क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 1000 किलोमीटर्स। इंडिया हैज़ नाउ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मेट्रो नेटवर्क्स। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है इसमें। एडिशनली द डिसीजन टू डिप्लॉय 52,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन द कंट्री एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹8,000 करोड़। बस ये ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सब प्रीलिम्स में नहीं पूछते हैं। अंडर यू विन पोर्टल, ये यू विन पोर्टल क्या है ये ध्यान रखिए कि अराउंड 30 करोड़ वैक्सीन डोजेस हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये 34th एग्रीकल्चर के ऊपर है। इंडिया अचीव्ड अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ 332 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स। और अभी टुडे इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। ओवर द पास्ट डेकेड spending on procurement of rice, wheat, pulses, oil seeds and coarse grain has tripled. बस इतना। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स, लैंडमार्क इनिशिएटिव एम्ड एट बूस्टिंग, ये और ये इसको स्टार्ट कर दीजिए। Landmark initiative aimed at boosting domestic oilseed production and achieving self-reliance in edible oils. The mission will be implemented over 7 years period. It is centrally sponsored scheme and इसका पर्पज़ है एडिशनल 6.5 लाख हेक्टर्स फॉर पाम ऑयल बाय 2025-26 टू हैव। इतना ये पाम ऑयल के अंडर क्षेत्र लाएंगे। एंड इट विल फॉर्म साथी पोर्टल फॉर कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द स्टेट्स। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको भी स्टार्ट कर दीजिए, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्योंकि 150 ईयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करता है। इसको 1875 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और प्राइम मिनिस्टर ने मिशन मौसम लॉन्च किया है ऑन कंप्लीशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ IMD टू बिल्ड वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट इंडिया। कॉस्ट फॉर मिशन मौसम इज़ 2000 करोड़ रुपीज़ विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स ऑफ द इंडिया। 2 हिस्टोरिक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बात करी। केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एंड पार्वती कालीसिंध चंबल, ये इसका लिंकिंग भी है, ये राजस्थान मध्य प्रदेश के एरिया में है। एंड यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड ईयर 2025 एज, इसको स्टार्ट कर दीजिए। ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल, ये 2025 में, मतलब 2024 में या फिर 2023 में, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर, ये फिर आगे का मैंग्रोव्स वगैरह ये सब जैसे बोलते हैं ना, तो 2025 को यूनाइटेड नेशन ने 3 इसके लिए डिक्लेयर कर दिया। एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन एंड देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। India's 8 lakh cooperative societies and their 29 crore stakeholders members represent nearly 90% of rural India। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी स्टार कर दीजिए। ये अभी के एक एग्ज़ाम में पूछा था, आई थिंक CDS में ही पूछा है। जन मन योजना, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान एम्ड एट अपलिफ्टिंग particularly vulnerable tribal groups, story for the Tamarind अंडर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये फिर इसको भी एक स्टार कर दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। 2020 में भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, उलगुलान करके क्या है, तो वो बिरसा मुंडा रिवॉल्ट के कॉन्टेक्स्ट में था। तो 150th बर्थ एनिवर्सरी है इनकी, भगवान बिरसा मुंडा इनकी, अक्रॉस द कंट्री एज, और इनका जो एनिवर्सरी है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे कंट्री में एज जनजातीय गौरव वर्ष इस साल।
ही बिलोंग्ड टू मुंडा ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड। एंड नवंबर 15 ये डेट है, ये ध्यान रखिए। ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ है भगवान बिरसा मुंडा। कोई झारखंड से है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ये झारखंड फाउंडेशन डे भी ऐसे माना जाता है। एंड जनजातीय गौरव दिवस भी यही दिन है। द मुंडा रेबेलियन आल्सो नोन एज उलगुलान और ग्रेट टुमुल्ट, ये ही 2020 के CSE प्रीलिम्स में पूछा था। एंड emerged as a strong response to land encroachment ये by colonizers and outsiders, इनको दिकुज बोला था। To showcase the potential of 8 states of Northeast, to entire country, the first ever Ashtalakshmi Mahotsav was organized. फिर to provide easy loans to backward section of society, sanitation workers, इनके लिए PM सूरज योजना has been expanded. Also नमस्ते योजना सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। फिर सेलिब्रेटिंग 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, who said true nationalism lies not only in physical unity of India but in strengthening its cultural unity। ये श्यामा मुखर्जी ने बोला है। फिल्म्स में बोल सकते हैं कि ये लाइन देंगे और ये किन्होंने बोली थी, ऐसे फिर 4 ऑप्शन, तो एक 4 ऑप्शन में इनका ये नाम, तो ऐसे पूछते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये भी कल के CDS के पेपर में पूछा गया है, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। ओके, अभी मैंने इसी PDF से कल जो CDS का पेपर बना, माई मदर स्वेयर, कि ये जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस मैंने बनाया है बहुत पहले बनाए, मार्च एंडिंग में कुछ बनाया है मैंने इसको। एंड ये फिर कल जाकर ये CDS का पेपर हुआ और इसमें ही अभी ये 5th थीम है जो मैं बोल रहा हूँ कि ये CDS के पेपर में आया। तो CDS में तो 5-6 चले ही गए इससे, और CSE में ही हमारे 2025 के जो 25 मई को होगा तो उसमें भी ये 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के बारे में क्या न्यूज़ है, इसको हम पढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ 5 मोर लैंग्वेजेस एज क्लासिकल। ये रिसेंटली कौन सा एडिशन हुए, मराठी, पाली, संस्कृत, असामीज़ एंड बंगाली। ओके, ये 5 लैंग्वेज हैं। एंड इन 2004 इंडियन गवर्नमेंट बिगैन डिजिग्नेटिंग लैंग्वेजेस एज क्लासिकल लैंग्वेज। 2004 से शुरू हुई। अर्लियर एडिशंस कौन से थे, तमिल 2004 में ऐड हुआ, संस्कृत 2005 में, तेलुगु कन्नड़ा 2008 में, मलयालम 2013 में, एंड 2014 रिसेंटली 2014 में ऐड हुआ था। और इसके ऊपर डायरेक्ट फिर 2015 में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था कि रिसेंट एडिशन इनमें से कौन सा है, इसका आंसर उड़िया था। और अभी CDS में भी कल पूछा था कि ये कौन सा, पाली, असामी एंड बंगाली, ये क्लासिकल लैंग्वेज मिला इनको। तो मेरे से गलती हो चुकी थी, वो CDS पेपर में बताया कि पाली नहीं था लेकिन पाली भी है, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। ये अभी क्राइटेरिया कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं ये कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है या नहीं, तो हाई एंटिक्विटी, अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मतलब 1500 से 2000 साल की उस लैंग्वेज की हिस्ट्री होनी चाहिए। फिर उसका एंशंट लिटरेचर होना चाहिए, नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। गला सूख गया, somebody give me water team। ओके, डिस्टिंक्ट एवोल्यूशन, ये 4 क्राइटेरिया थे इनके। एंड फॉर इजी कम्युनिकेशन इन ऑल लैंग्वेजेस इन इंडिया, the language platform Bhashini powered by AI is being widely used by the citizens of the country. That's it. First Asian Buddhist Conference, star mark कर दीजिए। First Asian Buddhist Summit was organized by India's Ministry of Culture, International Buddhist Confederation, न्यू दिल्ली, इंडिया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। थीम था इस साल का रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। कंट्री सेलिब्रेटिंग 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल, ये अलग पॉइंटर है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025, ये 18 प्रवासी भारतीय दिवस था, सेलिब्रेटेड इन भुवनेश्वर ओडिशा में। एंड दिस ईयर्स थीम था डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ये डायस्पोरा क्या चीज़ होती है, कमेंट सेक्शन में आपको बोलना है। डेट था प्रवासी भारतीय दिवस का 9 जन, एंड इट वाज ऑन दिस डे इन 1915 महात्मा गांधी द ग्रेटेस्ट प्रवासी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका। इसी दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इंडिया हैज़ टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2023, अलग पॉइंटर है। एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव,
ओके, लॉन्च्ड ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024। 5 जून को एनवायरनमेंट डे होता है। इस साल मैंने हर साल मैं एक ट्री ज़रूर लगाता हूँ इस दिन। मैं बहुत कोर एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। 80 करोड़ सीडलिंग्स प्लांट किए गए थे और उसमें एक रिकॉर्ड था कि बस 1 घंटे में 5 लाख सैपलिंग्स प्लांट करे थे इस इनिशिएटिव के अंडर। एंड कैंपेन स्टार्टेड विद द प्लांटिंग ऑफ पीपल ट्री, नॉट PEOPLE, PEEPLE मतलब पीपल का पेड़। प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था कहाँ पर? दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क है, वहाँ पर पीपल का ट्री उन्होंने लगाया और इस इनिशिएटिव की कैंपेन की शुरुआत स्टार्ट कर दी। एंड यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 घंटे के अंदर इसको ख़त्म करूँगा। सिविल्स कोच थैंक्स यू। दोस्तों ये PDF है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट 5-6 क्वेश्चन आएंगे। 5-6 क्वेश्चन मतलब 10 से 12 मार्क, एंड नेगेटिव भी अगर पकड़े तो 15 मार्क आ जाएंगे। ओके, तो ये PDF ना, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो लास्ट तक देखिए। आपको ये PDF कहाँ मिलेगा ये मैं बताता हूँ। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये PDF नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये वीडियो पॉज कर करके अपने हाथ से खुद लिखना है। अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट स्टूडेंट है ना, तो प्लीज़ इसको एक बार अपने हाथ से लिखिए। अगर मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा तो इसका वैल्यू बिल्कुल ही नहीं रहेगा। आपको खुद लिखना है इस चीज़ को, वीडियो पॉज कर करके। आपको डेफिनेटली प्रीलिम्स में एज मिलेगा। अगर आप सच में हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा भी मुझे मानते हैं, तो प्लीज़ इसको एक बार अपने हाथ से लिख लीजिए। एंड वो VIP वीडियो एंड करंट अफेयर्स के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो वीडियोज़ एक बार अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वो मैजिक सोर्स एंड करंट अफेयर्स की बात करी है मैंने उसमें। एंड टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कीजिए, उसका भी पिन्ड कमेंट में लिंक है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। थैंक यू सो मच।